हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबको स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। और मैं यहाँ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको G20, G7, सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, SCO, GCC, I2U2, ओपेक, ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 14-15 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं आपको AUKUS के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको ऑकस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जितनी भी 14-15 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आपको देखना है, तो आप मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पे आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इन सब के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है AUKUS, ऑकस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑकस। ठीक है, तो मैं आपको ये जो ऑकस नाम है, इसकी एक सिग्निफिकेंस भी है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ऑकस नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, तो ये जो ऑकस है, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। ट्राइलेटरल का मतलब यहाँ पे ट्राई लिखा है ना, TRI, ये ट्राई का मतलब होता है तीन। अगर यूनी लिखा हो मतलब एक, बाई लिखा हो मतलब दो, और यहाँ पे ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब तीन। तो ये ट्राइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके तीन मेंबर्स होंगे, तीन लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ठीक है, फिलहाल के लिए। और ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है, एक सिक्योरिटी पैक्ट की तरह काम करेगा। एक ये जो कंट्रीज है आपस में एक दूसरे की सिक्योरिटी की मदद करेंगे, एक दूसरे की मिलिट्री की मदद करना, चाहे वो एक साथ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करके, मिलिट्री अभ्यास करके, या कोई टेक्नोलॉजी शेयर करके, कोई वेपनरी शेयर करके, या कोई टैक्टिक्स, वॉरफेयर टैक्टिक्स जैसे होती है वो शेयर करके, अलग अलग जो आपकी जगह है वहां पे। ठीक है, चाहे वो मेरीटाइम की बात करें, चाहे वो एयर की बात करें, एयरफोर्स वाली, चाहे लैंड की बात करें, तो अलग अलग जगह पे एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके, एक दूसरे की मदद करके। तो ये पैक्ट इसलिए बनाया गया है, चाहे फिर वो काउंटर टेररिज्म के लिए हो, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर सके। ठीक है, ऐसी सब, चाहे वो आपका साइबर सिक्योरिटी में हेल्प कर सके, साइबर सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी होती है आपकी साइबर वाली, उसकी हेल्प कर सके एक दूसरे की बढ़ाने में। तो जो भी ऐसी कैपेबिलिटीज होती है, सबको बढ़ाने के लिए ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट। ट्राइलेटरल मतलब तीन कंट्रीज का। ठीक है, और सिक्योरिटी पैक्ट मतलब एक मिलिट्री पैक्ट है, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ठीक है, ये जो बना था, ये फॉर्म हुआ था 15 सितंबर 21 को, 15 सितंबर 2021 को, मतलब बिल्कुल नया पैक्ट है, अभी 1.5 साल हो गए इसको बने हुए, डेट भी पूरी नहीं हुई। ठीक है, 1.5 साल इसको पूरी बनी हुई है अभी। 15 सितंबर 2021 को ये पैक्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाई गई थी। ठीक है, 15 सितंबर 2021। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है, इस पर देख लेते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन है ये देख लेते हैं। तो इसके टोटल 3 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स हैं इसके, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूके, ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें 4 कंट्री आती हैं। 4 कंट्री कौन कौन सी आती हैं? आपकी इंग्लैंड आती है, स्कॉटलैंड आती है, वेल्स आती है, और आपकी चौथी आती है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, जैसे अगर आप, मैं इसका मैप बना के आपको दिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका यूके का मैप है। ठीक है, ये यूरोप में आता है। जो फ्रांस है, जहाँ पे फ्रांस के ऊपर है ये यूके, तो बीच में खाली ये इंग्लिश चैनल से डिवाइड है, इंग्लिश चैनल की वाटर बॉडी है, वहां पे ये डिवाइड है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एरिया स्कॉटलैंड है, इधर इसका इंग्लैंड पड़ता है, ये वाला एरिया वेल्स है, और ये जो ऊपर है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये नीचे वाला आइलैंड है, आयरलैंड है। आयरलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है, खाली ये नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज हैं जो यूके में आती हैं, और ये यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, अब हम जानते हैं ये ऑकस जो इसका नाम रखा गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये नाम क्यों रखा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको इसका मेंबर बताया, AU ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, फिर यूके, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का। यूएसए, यूएसए का यूएस। ठीक है, समझ गया सिग्निफिकेंस? मतलब इन तीनों कंट्रीज का नाम है, जो इन तीनों कंट्रीज का नाम है, उनके कुछ अल्फाबेट्स को यूज करके इसका नाम रखा गया है। AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, और यूएस
फॉर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये इसके नाम की सिग्निफिकेंस है। इस कंट्री को अगर आपको याद रखना है कि इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप इसके नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसका एजेंडा क्या है। इसका मेंबर्स हमने देख लिए इसके, अब देखते हैं इसका एजेंडा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है, इन कंट्री ने आपस में क्या क्या डिसाइड किया है कि इनको आगे क्या काम करना है। ठीक है, तो पहला इसका एजेंडा है टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो ये क्या कह रहा है, इनहेंस करना, इनहेंस का मतलब बढ़ाना। तो जो भी इनकी कैपेबिलिटीज हैं आपस में मिलकर उसको डेवलप कर सकें और ज्यादा डेवलप कर सकें और ज्यादा बढ़ा सकें आपस में मिलकर। जॉइंट कैपेबिलिटीज का मतलब, जॉइंट का मतलब यहाँ पे आपस में एक दूसरे की मदद करके जो भी इनकी कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ा सकें, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया किसी चीज में अच्छा है तो वो यूएस की मदद कर दे, यूएस अच्छा है यूके की मदद कर दे, आपस में सब मिलके अपनी कैपेबिलिटीज को सुधार सकें, बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें। और जो टेक्नोलॉजी शेयर है, जो भी टेक्नोलॉजी आपस में ये लोग बना रहे हैं, किसी कंट्री के पास है दूसरी के पास नहीं है, तो उसको शेयर कर सकें, जो दूसरी भी उसका लाभ उठा सके, दूसरा भी उसका फायदा ले सके। ठीक है, दूसरे को भी उसको प्रॉफिट हो सके, तो टेक्नोलॉजी शेयर कर सके और अपनी कैपेबिलिटीज को साथ बढ़ के बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू डीपर इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, सप्लाई चेन। ठीक है, टू डीपन, डीपन का मतलब क्या है, डीपर का मतलब है यहाँ पे गहरा, डीपर मतलब गहरे को डीपर कहते हैं। जैसे हम पूछने लगे कि ये समुद्र कितना गहरा है या ये नदी कितनी गहरी है, ठीक है, ऐसे ये नाला कितना गहरा है, तो गहराई को जो कहते हैं उसको डीपर कहते हैं। तो यहाँ पे गहराई से मतलब है मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी की गहरी दोस्ती होनी चाहिए, तो गहरी से मतलब वहां पे होता है मजबूत दोस्ती होनी चाहिए। तो यहाँ पे डीपर का मतलब है मजबूत। ठीक है, तो जो इनके रिश्ते हैं उनको मजबूत कर सकें, उनको एक साथ ला सकें। इंटीग्रेशन का मतलब एक साथ मिलाना, एक साथ जोड़ देना। तो अपने रिलेशन जो है, जो भी इनके रिलेशन है उनको मजबूत कर सकें, एक साथ मजबूत कर सकें आपस में एक दूसरे से। तो वो चाहे सिक्योरिटी के बेसिस पे करें या डिफेंस के बेसिस पे करें। ठीक है, वो साइंसेज में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज में या सप्लाई चेन में। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई साइंस है, जैसे मान लीजिए हमारे सोल्जर्स हैं, हम अपने सोल्जर्स को हमने कुछ ऐसा डेवलप किया है जिससे हमारे सोल्जर्स की जो लड़ने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, और जो आपकी इंड्योरेंस पावर है वो बढ़ रही है, सहनशीलता वाली पावर वो बढ़ रही है। तो ऐसे इस तरह से हम, ये एक साइंस है जिसमें हम अपने सोल्जर्स की मदद कर सकें, तो ये आपस में मिलकर एक दूसरे के सोल्जर की मदद कर सके। किसी एक कंपनी, एक कंट्री ने बनाया और वो दूसरी कंट्री की मदद कर सके। कोई टेक्नोलॉजी किसी कंट्री ने बनाई, कोई मिसाइल बनाई, कोई सबमरीन बनाई, कोई टैंक बनाया, ठीक है, तो उसमें एक दूसरे की मदद करके कर सकें। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, मान लीजिए यूएस की कोई सैटेलाइट है, वो क्या कहते हैं, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को कुछ देखना है सैटेलाइट की मदद से, तो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकें। ठीक है, फिर कोई इंडस्ट्री, कोई डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री मतलब मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बन गई, एक बार बन गई तो उसके बाद उसके जो भी मतलब टेक्नोलॉजी बन गई तो उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी हमने पहले एक मॉडल बना लिया कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमको उसको बनाना पड़ेगा ना। एक टैंक बन गया तो एक टैंक से तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ना, बहुत सारे टैंक, जब भी तो काम आएगा। तो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेटअप करना। ठीक है, फिर उसके बाद सप्लाई चेन को, मान लीजिए टेक्नोलॉजी बन गई है ना, इंडस्ट्री में वो मैन्युफैक्चर भी हो गया, लेकिन अब दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है इसे। ठीक है, तो उसके लिए उसको सप्लाई करना पड़ेगा दूसरी कंट्री से। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे कुछ, जैसे मान लीजिए एक टैंक है, ये टैंक बन गया, तो इस टैंक को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये यूएस में है मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है इसकी, तो ये टैंक इस वक्त यूएस में है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इसको यहाँ जाना है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो इसको यहाँ से वहां जाने के लिए इस पूरे प्रोसेस को जो है, यहाँ से निकला जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन कराना है, कोई परमिशन लेनी है, कोई शिप मतलब शिप हायर करना पड़ेगा, ये जो यूएस से ऑस्ट्रेलिया तक उसको लेके जाए, वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, लेबर हायर करनी पड़ेगी सबको देखने के लिए, जो शिप होगा उसके क्रू को हायर करना पड़ेगा। तो ये सब जितना ही प्रोसेस है, फिर वो जब ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया तो ऑस्ट्रेलिया में उसको रिसीव करने के लिए फिर जो भी वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो सब फुलफिल करने के लिए, साइन वाइन करने के लिए, सब परमिशन देने के लिए, तो ये पूरे प्रोसेस को जो है सप्लाई चेन कहते हैं। तो किसी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे,
इंडस्ट्री जो हब है, जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो भी करो एक साथ, और ये सप्लाई चेन में भी काम हो, ठीक है। तो ये इसका जो इनके रिलेशन है, इसको एक साथ इतना मजबूत करना है, इतना गहरा करना है कि जो सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड जो साइंसेज है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है और जो सप्लाई चेन है वो मजबूत हो सके, एक दूसरे की मदद करके, उनको मजबूत कर सके और एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट एजेंडा है, वो है टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन, पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। इंडो पैसिफिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में। इंडो पैसिफिक के बारे में मैंने आपको क्वाड में बताया था, ठीक है। क्वाड का इसमें भी जिक्र होगा कई बार। तो क्वाड मैंने आपको एक ग्रुप पढ़ाया था जो इंडो पैसिफिक पे ही बेसिकली स्पेसिफिक ग्रुप है, इंडो पैसिफिक के लिए वो इंडो पैसिफिक पे फोकस करता है। इसी तरह ऑकस जो है ये ग्रुप भी इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस करता है। तो मैं आपको बता दूंगा हल्का से ड्रॉ करके, और ये सारा पढ़ाने के बाद एक रफ मैप ड्रॉ करके उसमें भी इंडो पैसिफिक आपको मेंशन करके बता दूंगा। तो इंडो पैसिफिक जो है ये क्वाड वाले, उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्वाड है, उसमें मैंने बताया था आपको 4 मेंबर्स हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड ग्रुपिंग है, ठीक है। तो वो भी इंडो पैसिफिक पे फोकस करता है और ये ग्रुप भी इंडो पैसिफिक पे फोकस करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैप बनाने लगूं, मान लीजिए ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे इंडिया आ गया, और ये आपका नीचे वाला पूरा एरिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका यूएस हो गया, और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो ये जो ओशियन है, ये जो ओशियन है आपका यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे जो ओशियन है इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। और ये जो ओशियन है, ये वाला ओशियन जो यहाँ पे है, इस ओशियन को बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको पैसिफिक ओशियन। और ये इंडियन ओशियन है, इसको इंडियन ओशियन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर, ठीक है। तो अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे इंडो भी आ रहा है, मतलब इंडो इंडियन ओशियन का भी जिक्र है, और पैसिफिक भी आ रहा है तो पैसिफिक ओशियन का भी जिक्र है। तो अगर हम इसको मेंशन करें कि कितना होता है एरिया, तो यहाँ से अफ्रीका के यहाँ से, जहाँ से इंडियन ओशियन शुरू होता है और ऐसे निकल के पूरा पैसिफिक ले लो, तो ये जो पूरा मैंने रेड मार्कर से मार्क किया है, ये पूरा एरिया इंडो पैसिफिक एरिया कहलाया जाता है, ठीक है ना। ये पूरा एरिया इंडो पैसिफिक एरिया कहलाया जाता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकें, यहाँ पे पीस को प्रमोट कर सकें, फ्रीली आराम से यहाँ पे बिजनेस हो सके, उस चीज को प्रमोट कर सकें, है ना। और कैसे बिजनेस अच्छे से हो रहा है, ट्रेड अच्छे से हो रहा है, सिक्योरिटी, हर कंट्री को कोई कंट्री परेशान तो नहीं कर रही। जैसे आए दिन सुनते हैं चाइना यहाँ पे जो कंट्रीज है उनको परेशान करती रहती है, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो ये सब ना कर पाया जाए ना। तो इसलिए इस रीजन पे इसको इस रीजन पे फोकस है इस ग्रुप का, इस रीजन को सारी जो इस रीजन पे अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इनहांस द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी शेयर। जो भी हमारी कैपेबिलिटीज है उनको साथ मिलकर बढ़ा सकें और टेक्नोलॉजी शेयर में एक दूसरे की हेल्प कर सकें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दूसरा, टू डीपन इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सप्लाई चेन, जो अपने रिलेशंस हैं उनको मजबूत कर सकें एक साथ मिलके, है ना, सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में, जिसकी साइंस में, टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री और सप्लाई चेन में जो डिफेंस सेक्टर और सिक्योरिटी सेक्टर के हैं उन सब में हेल्प कर सकें एक दूसरे की, ठीक है। उसके बाद साइंसेज में जैसे कोई चीज हमको बनानी है, टेक्नोलॉजी में कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज बना दी, कोई सैटेलाइट, मिसाइल, टैंक वगैरह ये सब बना दिया, और इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, और सप्लाई चेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पहुंचाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन मैंने आपको बता दिया, पूरा इंडियन ओशियन और पूरा पैसिफिक ओशियन जो है वो इस रीजन में आता है। अगर इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन कर दें तो उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक, ठीक है, उस रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस रीजन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उस रीजन में पीस प्रोवाइड कर सकें, वहां पे आराम से सब कुछ काम हो सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम आप बात करते हैं इसके कुछ इनिशिएटिव की। ऑकस जो ग्रुप है, एयू के यूएस ऑकस, इसके कुछ इनिशिएटिव्स की। ये तो हमने बात की एजेंडा मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ग्रुप क्या करना चाहता है ना, लेकिन इन सबको करने के लिए जो इसके ऑब्जेक्टिव है, इसने कुछ स्टेप्स लिए होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं, उसको इनिशिएटिव्स हैं, वो इनिशिएटिव्स उनको कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया है इनको करने के लिए। अभी तो नया ग्रुप है
तो बहुत सारी अचीवमेंट तो इसके पास अभी नहीं है क्योंकि बहुत नया ग्रुप है, लेकिन जो जो ये करना चाहता है उसके लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो इनिशिएटिव है। ठीक है, तो पहला इनिशिएटिव है फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। तो मैंने आपको बताया जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, इसकी पीस को प्रमोट करने के लिए, तो इन कंट्रीज ने अपने एक क्या इनिशिएटिव लिया है कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना है, क्योंकि इनका फोकस एरिया जो इंडो पैसिफिक, मैंने आपको बताया जो, जैसे मैंने आपको क्वाड में बताया था, उसका पैसिफिक, उसका जो फोकस एरिया है वो इंडो पैसिफिक है। इसी तरह ऑकस का भी जो वो फोकस एरिया है वो इंडो पैसिफिक है। तो इंडो पैसिफिक जो एरिया है इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। ये कैसे कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस, कि अगर ये मान लीजिए चाइना को काउंटर करना चाहते हैं उस रीजन में, चाइना कुछ कर रहा है साउथ चाइना सी वाले रीजन में, अब आप पूछेंगे साउथ चाइना सी कहां से आ गया, हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे थे, तो ये वाला देखिए ये चाइना है यहाँ पे, ठीक है, ये चाइना है यहाँ पे, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ये वाला यहाँ पे जो सी है ना यहाँ पे, इसको साउथ चाइना सी बोलेंगे। ठीक है, ये चाइना के साउथ में है सी, तो इसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। तो यहीं पे चाइना जितनी भी यहाँ पे आसपास कंट्री है इन सबको परेशान कर रहा है, थाईलैंड, यहाँ पे आपका वियतनाम भी यहीं पे है, लाओस भी यहीं पे है, ये आसपास जितनी भी कंट्रीज है इन सबको चाइना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे नए नए आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेता है अपनी तरफ से, और फिर कह देता है कि ये आइलैंड हमारा है, इसलिए इसके आसपास की जितने भी पानी वाली जमीन है, इस जो पानी वाला एरिया है, जो भी मैरीटाइम बाउंड्रीज है, ये हमारी हो गई। इसी तरह अपनी वो बढ़ाता जा रहा है जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है चाइना, और इन सब कंट्रीज की जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है उनको छोटा करता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इनको परेशान करता जा रहा है। तो जो साउथ चाइना सी है वहां पे इसको चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो कंट्रीज है ये हेल्प ले सकती है फाइव आई ग्रुप अलायंस की। अब फाइव आई ग्रुप अलायंस क्या है? फाइव आईज ग्रुप, फाइव आईज अलायंस, ठीक है, ग्रुप का मतलब अलायंस ही होता है। तो फाइव आईज अलायंस मतलब 5 आंख वाला अलायंस। तो यहाँ पे 5 आंख वाला अलायंस क्या है? यहाँ पे 5 आंख का मतलब है 5 कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, एक कंट्री के लिए एक आंख। तो अगर हम 5 आई ग्रुप की बात करें तो इसमें कौन कौन मेंबर हैं? तो इस ग्रुप में मेंबर हैं आपके यूएस, यूके, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, थर्ड इसका मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों इसके मेंबर हैं, और फिर फोर्थ इसका मेंबर है कनाडा, और फिफ्थ इसका मेंबर है न्यूजीलैंड। ठीक है, जो यूएसए है उसके ऊपर आता है कनाडा। ठीक है, जो यूएस है उसकी बाउंड्री मिली, उसके बॉर्डर्स मिले हुए हैं तो कनाडा के साथ, तो यूएस के बिल्कुल ऊपर कनाडा आता है। और न्यूजीलैंड की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया है उसके नीचे का आता है कनाडा, जो इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज है वो ऑस्ट्रेलिया की यूएसए सॉरी न्यूजीलैंड से मिली हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे पांचों कंट्री हैं जो 5 आई ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पे 5 आई का मतलब है 5 कंट्री, और वो 5 कंट्री कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये 5 कंट्रीज हैं। तो ये जो अलायंस है ना, ये आपका कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। कोल्ड वॉर कब हुई थी? कोल्ड वॉर हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। ठीक है, और कोल्ड वॉर हुई थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में। तो ये सब जो कंट्री मैंने आपको बताई है जो 5 आई ग्रुप में है, जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ठीक है, और आपका न्यूजीलैंड और कनाडा, ये सब कंट्री जो है वो यूएस की फ्रेंडली कंट्रीज है। यूएस के जैसे यूएस बोलता है उसके साथ खड़ी रहती है, हमेशा फ्रेंड है उसकी। तो इस वजह से इन सब कंट्रीज में इस ग्रुप को बनाया गया था। इस ग्रुप का काम क्या था? ये इंफॉर्मेशन शेयर करता था। ये सबसे मजबूत दुनिया का ग्रुप माना जाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन और सबसे प्रूफ इंफॉर्मेशन ये देता है। ठीक है, और एक दूसरे की मदद करती है कंट्री ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है ना, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे करके। तो इस ग्रुप को आपका कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई थी। कोल्ड वॉर यूएसए और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। रशिया उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, और यूएसएसआर फिर 91 में टूट गया था, आपका 12 कंट्रीज में टूट गया था यूएसएसआर, जिसमें से रशिया निकला है। ठीक है ना, 1991 में टूट गया था। उस टाइम पे यूएसएसआर इस वार को हार गया था, कोल्ड वॉर को हार गया था, और यूएस जीत गया था। ठीक है, और जो यूएसएसआर है आपका 12 कंट्रीज में टूट गया था। ठीक है ना, तो 5 आई ग्रुप क्या है? 5 आई अलायंस क्या है? ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करता है। तो ये क्या कर सकता है? ये ग्रुप ये ग्रुप है, ये इस ग्रुप की मदद कर सकता है ऑकस की। ये जो अलायंस है इस ग्रुप की मदद कर सकता है ऑकस की, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए बना था उस टाइम पे
और रशिया को काउंटर करने के लिए, तो वो तो इन्होंने कर लिया है बहुत अच्छे से। अब ये चाइना पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे चाइना बहुत ज्यादा यूएस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, यूएस को हराने की कोशिश कर रहा है हर फील्ड में। तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे ऑकस जो है इसकी मदद कर सकता है चाइना को हराने के लिए इस साउथ चाइना सी रीजन में, ठीक है। तो ये इसका एक इनिशिएटिव हो गया। इसके दूसरे इनिशिएटिव की बात करें, ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है उसको न्यूक्लियर सबमरीन ट्रांसफर करके, ठीक है। कौन ट्रांसफर करेगा यूएसए को ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेगा आपका यूके और यूएस। इनके पास पहले से न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। तो वो यूएसए को ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है नहीं, ठीक है। अब न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है पहले इस पर बात करते हैं। न्यूक्लियर जो सबमरीन होती है वो दो प्रकार की होती है इस टाइम पे, एक आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन। तो दोनों में फर्क क्या है अगर दूसरे से कंपेयर करें। जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ना, उसकी स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर सबमरीन। दूसरा फायदा है न्यूक्लियर सबमरीन का, ये ज्यादा टाइम तक पानी के नीचे रह सकती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर सबमरीन है आपकी, ये ज्यादा टाइम तक पानी के नीचे रह सकती है। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है कम टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है, एक कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद इसको पानी के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो जितना पानी के नीचे रहेगी उतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है आपकी सबमरीन, उतना ज्यादा किसी एनिमी के एरिया में जाके देख सकती है। पर अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आपको ऊपर आना पड़ा, फिर आप नीचे गए, फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ऊपर आना पड़ा, तो हो सकता है एनिमी आपको देख ले, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से इस चीज में भी अच्छी होती है। और तीसरा ये आवाज भी कम करती है, ठीक है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये आवाज कम करती है कंपेयर टू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो आवाज की वजह से भी आपको दुश्मन पकड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये तीन फायदे हैं न्यूक्लियर सबमरीन के एज कम्पेयर टू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। क्या क्या? एक तो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसकी स्पीड ज्यादा होती है, दूसरा ये आवाज कम करती है, और तीसरा ये पानी के नीचे बहुत ज्यादा समय तक रह सकते हैं एज कम्पेयर टू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसके पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है, तो यूके और यूएस इसकी मदद करेंगे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने में, इसको देंगे, ठीक है। ये भी इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इस ग्रुप का कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देना, ठीक है। अब जो है न्यूक्लियर सबमरीन की ऑस्ट्रेलिया को क्या जरूरत है? ऑस्ट्रेलिया को क्या जरूरत है न्यूक्लियर सबमरीन की? तो ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है, जैसे अगर मैंने आपको ये बताया था इंडो पैसिफिक वाला एरिया, तो इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है उसी का इस ग्रुप का फोकस एरिया वही है, इंडो पैसिफिक। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर यूके की बात करें तो यूके यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए यहाँ पे आएगा, यूके यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका यूरोप के थोड़ा सा ऊपर को, ठीक है ना। तो मतलब फ्रांस के ऊपर को आता, तो यूरोप में ही है, लेकिन फ्रांस के ऊपर जो मेन लैंड है आपकी यूरोप की उसमें नहीं है, बीच में थोड़ा ये इंग्लिश चैनल आता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे ज्यादा जो पास है वही पड़ता है आपका इंडो पैसिफिक के, यूएस भी इतना पास नहीं पड़ता, ठीक है। और आपका यूके तो बिल्कुल भी पास नहीं पड़ता, जो ऑस्ट्रेलिया है यही सबसे ज्यादा पास पड़ता है ना। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के पास भी ये वाला एरिया पड़ता है, ये वाला जो है जो आपका ईस्ट पैसिफिक वाला एरिया है। लेकिन अगर चाइना को काउंटर करना है, चाइना जो है आपका इस वाले एरिया में, वेस्ट पैसिफिक वाले में, और साउथ चाइना सी बोल दो, यहाँ पे चाइना है। तो चाइना को अगर चाइना को यहाँ पे कुछ मिसहैपन करता है, कुछ उल्टा सीधा करता है इन कंट्रीज को परेशान करने के लिए किसी और वजह से, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही सबसे पहले वहां पहुंचने का चांस है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम पे यूएस भी और यूके भी अपनी मिलिट्री, अपनी जो नेवी है, अपनी एयरफोर्स यहाँ पे डिप्लॉय नहीं रख सकता, उसको खर्चा बहुत बढ़ता है। अगर आप अपनी जो मिलिट्री वगैरह है उसको अपने देश से बाहर रखोगे कहीं दूर किसी आइलैंड पे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे अच्छा चांस है सबसे जल्दी पहुंचने का। तो अगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेंस दिखानी है अपनी चाइना के सामने, चाइना को पीछे ढकेलना है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के पास हथियार भी होने चाहिए चाइना से लड़ने के लिए। तो उसी लिए यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करना। थर्ड की बात करें, थर्ड आपका इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन। ये क्या है? ये इन कंट्रीज ने, ऑकस कंट्रीज ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे ये कंट्रीज, यहाँ पे ये ग्रुप जो है पूरा सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहा है, पूरा मिलिट्री पैक्ट है, मिलिट्री के ऊपर पूरी बात कर रहा है, कि डिफेंस सेक्टर में बात कर रहा है पूरा। लेकिन अगर किसी और सेक्टर में इन कंट्रीज को आपस में बात करनी है तो ये एक प्लेटफॉर्म है, तो किसी और सेक्टर में ये कंट्रीज आपस में मिलकर यहाँ पे बात कर सकती हैं। या तो मान लो कोई और कंट्री है बाहर की जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, जैसे इंडिया को किसी बारे में बात करनी है ऑकस ग्रुप वाली कंट्रीज से, तो वो भी
इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकती है, कोई और कंट्री है वो भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करती है, कर सकती है किसी भी सेक्टर में उसके बारे में बात करने के लिए इन कंट्रीज से, ऑकस कंट्री से। ठीक है, तो ये इसके 3 इनिशिएटिव है। कौन कौन से इसके 3 इनिशिएटिव है? फोकस करना इंडो पैसिफिक पे, ठीक है, और इंडो पैसिफिक पे फोकस करने के लिए इनको चाइना को काउंटर करना है, जो साउथ चाइना सी में उल्टे सीधे काम कर रहा है, और वो कर सकते हैं ये लोग 5i ग्रुप के, 5i अलायंस के हेल्प से। और 5i अलायंस क्या है? ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, जिसमें जिसमें 5 कंट्री मेंबर हैं आपकी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और कनाडा और न्यूजीलैंड। ठीक है, दूसरा इनिशिएटिव ट्रांसफर न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन ये लोग ट्रांसफर, ये जो यूएस और यूके मिलकर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, चाहे ताकि ऑस्ट्रेलिया अपनी डोमिनेंस दिखा सके इस रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, साउथ चाइना सी वाले रीजन में, और चाइना को लिमिट कर सके इस रीजन में, उल्टे सीधे काम करने से रोक सके। न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है? 2 प्रकार की सबमरीन होती है आपकी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से क्या फायदा होता है कंपेयर करें तो? जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है इसकी स्पीड तेज होती है, ठीक है, ये ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती है, और ये आवाज भी कम करती है चलते समय। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन। ये कंट्री, ये जो ऑकस ग्रुप है, इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसपे कोई भी कंट्री, कोई बाहर की कंट्री है, ये आपस में भी किसी और सेक्टर में बात करना चाहती है डिफेंस के अलावा, उस पर बात कर सकती है अच्छे से। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब हम देखते हैं इस ग्रुप का इंडिया के लिए क्या महत्व है इस ग्रुप का। ठीक है, ये ग्रुप है, ठीक है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं ग्रुप को? क्योंकि हमारा इसमें अभी तक इंडिया का कोई मेंशन नहीं है। हाँ, इंडो पैसिफिक एरिया का मेंशन है, इंडिया इसमें आता है, तो इंडिया भी इससे कुछ फायदा या कुछ नुकसान कुछ तो होगा इंडिया को भी। ठीक है, तो हम वो पढ़ते हैं कि हमारे लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं ग्रुप को, हमारा इस ग्रुप के लिए हमारा क्या फायदा है एज ए इंडियन, हमारा क्या फायदा है इस ग्रुप के बारे में पढ़ने को, और इंडिया का क्या फायदा है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले है आपका इंडियन ऑकस। तो पहला पॉइंट है आपका, इंडिया हैज अ फ्रीडम टू सेट टर्म्स विद इट्स नेबर्स विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन काउंटर चाइना इनिशिएटिव। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा क्या कहना चाहता है। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि इंडिया के पास फ्रीडम है, आजादी है कि ये अपनी टर्म्स से, अपनी टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे जो आसपास के इनके नेबर्स हैं, जो इनके पड़ोसी हैं इंडिया के, उनके साथ कोई भी चीज साइन कर सकता है, कोई भी डील कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता है, और उसको पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा किसी इनिशिएटिव में जो चाइना को काउंटर करने के लिए हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये कह क्या रहा है पॉइंट। ये जो आपका पॉइंट है ये कह रहा है कि मान लीजिए चाइना है, आपका इंडिया है, और इंडिया को किसी नेबर कंट्री से कोई काम है, ठीक है, कोई काम है कि कोई डील करनी है, कोई सामान के लिए, या कोई मान लीजिए सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई चीज करनी है, मिलिट्री के बेसिस पे कोई चीज करनी है, तो वो यहाँ पे इंडिया का फायदा उठाते हैं, अभी भी बहुत सारी कंट्रीज उठाती हैं, जैसे, और ये क्या कहते हैं आपकी श्रीलंका उठाती है, छोटी कंट्रीज का काम होता है। छोटी कंट्री क्या करती है, मान लीजिए 2 कंट्री है वो आपस में लड़ रही है, जैसे चाइना और आपका इंडिया है, तो छोटी कंट्रियां फायदा उठा लेती हैं, या तो तुम मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं उससे मदद ले लूंगी। ठीक है, ऐसे इनका काम होता है, वही वाला कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया, ये वो वाला बात, ये वही वाली बात होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इंडिया को किसी अपनी नेबर कंट्री से बात करनी है, ठीक है, तो उसको फिर ये बोलना पड़ता है, तुम चाइना से ये सब करना छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे वो पैसे दे के करे, चाहे फ्री में कोई सामान दे के करे, जो इंडिया चाइना उसकी आपके श्रीलंका की कर भी रहा है, ठीक है, बांग्लादेश की भी कर रहा है, नेपाल की भी इतनी मदद कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि, और इसके लिए इंडिया को फिर काउंटर चाइना एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर जो ऑकस ग्रुप है ये चाइना को काउंटर कर रहा है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक के रीजन में, ठीक है, तो इंडिया जो है इन कंट्रीज के फिर दबाव में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यही ग्रुप डील करेगा फिर इन कंट्रीज से इंडिया क्यों डील करेगा इतना। ठीक है, ये ग्रुप अच्छा आराम से डील करेगा इन कंट्रीज से, जो भी नेबर वाली कंट्री है, इंडिया अपने टर्म्स पे काम करेगा, अपनी शर्तों पे काम करेगा, कि हमको ये चाइना वाले मैटर से कोई मतलब नहीं है, उसकी बात ऑकस से करना, हमारा मतलब अपने एरिया में जो हमारा है, हमारी और आपकी इंडिविजुअली बात होगी, इसके बारे में चाइना का उसमें कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इंडिया के पास इस चीज की फ्रीडम है इस ग्रुप के आने से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑकस विल लिमिट चाइना इन साउथ चाइना सी। ऑकस जो है आपको, जो ये आपका चाइना है, इसको साउथ चाइना वाले एरिया में लिमिट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपको बताया था ये साउथ चाइना वाला एरिया है, तो ऑकस जो है चाइना को इस वाले एरिया में लिमिट कर सकता है मैरीटाइमली,
जो पानी वाला एरिया है वहां पे, है ना, चाइना को आगे बढ़ने से रोक सकता है। चाइना को इंडियन ओशन में उसने आने से रोक दिया तो इंडिया की ये जो पानी वाली जितनी बाउंड्री है उसकी टेंशन खत्म इंडिया की। ठीक है, तो ऑकस इंडिया की इस चीज में हेल्प कर सकता है कि चाइना को साउथ चाइना सी में मेंशन लिमिट कर दे। अगर ये यहाँ पे लिमिट कर देगा चाइना को, तो इंडिया जो है ज्यादा फोकस अपना जो आपकी लैंड बाउंड्रीज है उन पर दे सकता है। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश वाली बाउंड्री है, ये आपकी जम्मू वाली जो लद्दाख वाली बाउंड्री है, यहाँ पे आपकी हिमाचल वाली बाउंड्री है, इन सब पे आपकी सिक्किम वाली बाउंड्री है, इन सब पे इंडिया ज्यादा फोकस कर सकता है। क्योंकि अगर चाइना जो है नीचे इंडियन ओशन में नहीं आ पाएगा तो इंडिया को वहां परेशान नहीं कर पाएगा। हालांकि वहां पे भी इंडिया को फोकस रखना है, लेकिन ज्यादा फोकस इंडिया अपना ऊपर कॉन्टिनेंटल वाले एरिया पे फोकस करता है, लैंड वाले एरिया पे कर सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज का भी इंडिया को फायदा है। ठीक है, अभी अभी आपने सुना होगा इंडिया और जो चाइना है उसके सोल्जर्स के बीच में तवांग रीजन में अभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। ठीक है, वो ताइवान जो रीजन है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया बिल्कुल भूटान से मिला हुआ है ना, उस वाले एरिया को तवांग रीजन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको मैप पे भी मेंशन जब बनाऊंगा यहाँ पे मैप तो हल्का सा मेंशन करके आपको बता दूंगा तवांग रीजन कौन सा है। तो जो साउथ चाइना सी है उसमें चाइना ये ऑकस है, चाइना को लिमिट कर देगा तो ये इंडिया के लिए फायदा है, क्योंकि इंडिया ये मैरीटाइम वाली बाउंड्रीज पे कम फोकस करके अपने लैंड बाउंड्रीज पे ज्यादा फोकस कर सकता है। दूसरा, ऑकस कंट्रीज से दैट दे इनवाइट क्वाड कंट्रीज इन देयर मीटिंग्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो क्वाड कंट्रीज हैं उन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑकस कंट्रीज हैं उन्होंने ये भी बोला है कि जो क्वाड कंट्रीज हैं उनको हम अपनी मीटिंग्स में बुलाया करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑकस और क्वाड दोनों का फोकस एरिया क्या है, इंडो पैसिफिक है। ठीक है, और अगर हम ऑकस की बात करें इसमें कौन कौन मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। और क्वाड की बात करें, क्वाड में कौन कौन मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान। तो अगर दोनों ग्रुप को मिलाएं तो यहाँ पे फर्क किसका आ रहा है, खाली इंडिया का और जापान का। तो ये कंट्रीज ये कह रही हैं कुछ कंट्रीज के हम क्या करेंगे, हम इनको भी जो आपके क्वाड कंट्रीज हैं जापान और जो इंडिया बच गए इनको भी अपने यहाँ मीटिंग्स में बुलाएंगे, इनके भी इनपुट्स लिया करेंगे, इनसे भी बातचीत किया करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस रीजन को और सिक्योर करने के लिए और क्या क्या काम कर सकते हैं तो सब कुछ फ्रीली हो सके इस रीजन में, जो इंटरनेशनल लॉज है उनके हिसाब से सब कुछ हो सके। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि ये अपनी मीटिंग में इन कंट्रीज को भी इन्वाइट करेंगे, क्वाड कंट्रीज को भी, ताकि जो ये रीजन है उसमें जो क्वाड है वो भी अपना इनपुट्स दे सके और वो भी ऑकस के साथ इन्वेस्ट रहे इस पार्ट में, इंडो पैसिफिक वाले पार्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ऑकस कुड फर्दर स्ट्रेंथन द क्वाड एजेंडा। मैंने आपको बताया क्वाड का एजेंडा क्या है, क्वाड का एजेंडा भी जो इंडो पैसिफिक है उसमें अच्छे से सब कुछ हो सके, फ्रीली इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से सब कुछ हो सके, यही है। और ऑकस का भी यही है, बस फर्क इतना है जो क्वाड है उसका ज्यादा फोकस उसका मिलिट्री पे ना फोकस होके जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की कंट्री है, जो वहाँ का ट्रेड है, जो वहाँ की इकोनॉमिक्स है, इन सब पे इन सब पे फोकस है। ऑकस का मेन फोकस क्या है, सिक्योरिटी पैक्ट वाला फोकस है, मिलिट्री फोकस है। तो जो चीज क्वाड में लिमिट वो है मेंशन नहीं है वो ऑकस में मेंशन है। अगर ये कंट्री एक साथ मिल जाए, ठीक है, अगर ये कंट्रीज एक साथ मिल जाएं, ठीक है, तो जो सिक्योरिटी पैक्ट वाली कमी उसमें है आपका क्वाड में वो पूरी हो जाएगी और जो बाकी सब चीज वाली कमी ऑकस में वो क्वाड पूरी कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है, अगर ऑकस जो है वो क्वाड के साथ है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया एक साथ मिलकर काम करेंगे, जो ऑकस कंट्रीज है वो क्वाड कंट्रीज को भी बुलाया करेंगी, तो मतलब एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा इनका बोलना है अभी पे इस टाइम पे। तो अगर ये एक साथ मिलकर काम करेंगी तो क्वाड का जो एजेंडा है वो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब सेक्टर में क्वाड काम करेगा और जो मिलिट्री वाला सेक्टर है उसमें ऑकस काम करेगा। तो जो भी सारी जो सेक्टर्स हैं, सारे जो पॉइंट्स है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज टू फाइनलाइज इट्स डील ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन विद फ्रांस। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, अभी इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, इंडिया के डिफेंस सेक्टर से ये पॉइंट रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें, मैंने आपको समझाया था डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप का जो पॉइंट, इस ग्रुप का जो इनिशिएटिव है उसमें ऑस्ट्रेलिया को तो मिल जाएगी न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन, इससे तो कोई मतलब है नहीं इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगा। तो इंडिया के पास अगर बात करें न्यूक्लियर सबमरीन की तो अभी तक एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडिया के पास बहुत सारी है, लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो एक ही है और उसका नाम क्या है, INS अरिहंत है उसका नाम। ठीक है,
तो जो इंडिया के पास इस टाइम सबमरीन है, इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया के पास, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो इंडिया को क्या है, और ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, और ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन चाहेंगे तो अपनी जो नेवी है इंडिया की वो और ज्यादा मजबूत होगी और चाइना को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास ये न्यूक्लियर सबमरीन आ गई तो ऑस्ट्रेलिया इस रीजन को काउंटर करने लगेगा, इंडिया को दबा सकता है ऑस्ट्रेलिया भी, ठीक है। इंडिया को भी तो अपनी पूरी वो दिखानी पड़ेगी ना, रेजिस्टेंस, जब भी तो इंडिया भी एक सुपर पावर की तरह ऊपर आएगा, अपनी डोमिनेंस दिखा पाएगा इंडियन ओशियन में, ठीक है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो तो साउथ चाइना सी में काम कर रहा है, लेकिन इंडियन ओशियन की पावर कौन है, इंडिया, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इंडिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत है, पर इंडिया के पास एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, वो कहां कहां जाएगी, ठीक है। तो इंडिया लेकिन बात कर रहा है, अपनी डील कर रहा है, मतलब बातें कर रहा है, नेगोशिएशन चल रही है इंडिया की, फ्रांस के साथ बेसिकली चल रही है इंडिया की नेगोशिएशन, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये दो प्रोजेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 75, उसमें इंडिया ने ये जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75 ये फाइनलाइज हो चुका है, इसमें काम भी चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट 75 जो था उसमें इंडिया ने फ्रांस के साथ डील साइन करी थी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए, और जो 75I है इसमें इंडिया जो डील साइन करेगा वो करेगा न्यूक्लियर सबमरीन के लिए फ्रांस के साथ। तो इसमें नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी डील साइन नहीं हुई, बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रही है। तो इंडिया को जल्दी से जल्दी ये डील फाइनलाइज करनी चाहिए, चाहे फ्रांस के साथ करनी हो या किसी और के साथ करनी हो। वैसे जहां तक लगता है फ्रांस के साथ ही होंगी, क्योंकि काफी टाइम से नेगोशिएशन, काफी टाइम से बातें चल रही हैं, एक दूसरे के पॉइंट अपने दे रहे हैं कि इंडिया बता रहा है हमको क्या क्या चाहिए, कितने पैसों में चाहिए, फ्रांस बता रहा है इतने पैसों में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जैसे भी ये सब नेगोशिएशन चल रही है वो चल रही है फ्रांस के साथ बहुत टाइम से। तो जहां तक है ये डील फ्रांस के साथ ही फाइनलाइज होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 आई, तो इंडिया को जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर सबमरीन वाला जो अपना ये डील है इसको फाइनलाइज कर लेना चाहिए, फ्रांस के साथ करे जिसके भी साथ, ताकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन आए और इंडिया भी जो है अपनी डोमिनेंस इंडियन ओशन में रख सके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो मिलनी ही मिल रही है, इनकी तो डील फाइनलाइज हो चुकी है यूएस के साथ ऑकस के अंदर, तो इंडिया को भी जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करनी चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डील फाइनल हो गई तो 5-7 साल में मिल ही जाएगी, 10 साल में मिल जाएगी अगर ज्यादा टाइम ले ले, मैक्सिमम टाइम। लेकिन इंडिया के भी डील ही साइन नहीं हुई, पता चला डील साइन करने में अभी 2 साल निकल गए तो और इतने ही साल आगे बढ़ा लो आप, ठीक है। तो इंडिया को और ज्यादा टाइम लग सकता है, तो इंडिया को भी अपनी डील जल्दी जल्दी साइन कर लेनी चाहिए। तो ये इसके कुछ इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है। क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ऑकस के आने से इंडिया जो है वो जो अपनी किसी कोई भी वो करना है, कोई भी डील साइन करनी है जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ, चाइना का एंगल बिना लाए कर सकता है, अपनी टर्म्स पे अपनी शर्तें रख सकता है कि जी हम ये हमारी शर्तें हैं, इसी पे हम डील साइन करेंगे, ठीक है। जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, या कोई भी और नेबर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑकस विल लिमिट चाइना इन साउथ चाइना सी। जो साउथ चाइना सी है आपका, ये वाला साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना के नीचे पैसिफिक ओशन में, चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे जो है ऑकस चाइना को लिमिट कर देगा, ठीक है। चाइना को यहाँ पे अगर लिमिट कर देगा तो इंडिया के पास मौका है कि इंडिया जो अपने लैंड बॉर्डर्स है उन पर ज्यादा फोकस करके कर सके एज कम्पेयर टू जो अपने मैरीटाइम बॉर्डर है, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ऑकस कंट्रीज से दे आल्सो इनवाइट क्वाड कंट्रीज इन देयर मीटिंग्स। तो जो ऑकस कंट्रीज हैं उन्होंने ये भी बोला है कि वो क्वाड कंट्रीज उनको अपनी मीटिंग में बुलाएंगी, उनके साथ उनके इनपुट्स लेंगी, मतलब इस दोनों ग्रुप आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑकस कुड फर्दर स्ट्रेंथ द क्वाड एजेंडा। जो क्वाड में मिसिंग है आपका सिक्योरिटी वाला पैक्ट, वो ऑकस जो है वो क्वाड को देगा, और जो चीज ऑकस में मिसिंग है वो सब क्वाड इनको देगा। तो ग्रुप दोनों आपस में मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें क्वाड का भी फायदा है, ऑकस का फायदा है। तो ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, जो सिक्योरिटी वाला पैक्ट क्वाड में मिसिंग है उसके ऊपर ऑकस काम करेंगे क्वाड से मिलके, तो क्वाड का जो एजेंडा है, मतलब क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया हैज टू फाइनलाइज इट्स डील ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन विद फ्रांस। इंडिया की जो प्रोजेक्ट 75I वाली डील है इसको फ्रांस के साथ जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना चाहिए, ताकि इंडिया में जल्दी से जल्दी आपके न्यूक्लियर सबमरीन आए। क्योंकि इंडिया के पास इस टाइम पे एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत। इंडिया के पास इससे पहले 2-3 INS चक्र भी थी, लेकिन जो चक्र थी वो इंडिया ने लीज पे ली थी, इंडिया ने रेंट पे ली थी आपका रशिया से, जो अब इंडिया ने वापस कर दिया। तो इंडिया के पास अब एक हो गई है जिसका नाम है INS अरिहंत, और जो रशिया से ली थी इंडिया ने लीज पे उसका नाम था INS चक्र, ठीक है। तो जो INS चक्र है वो रशिया के पास वापस चली गई है, और INS अरिहंत जो है इंडिया की नेवी में इंडक्टेड है, ठीक है, कमीशनड है।
तो ये इसके कुछ इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस हो गए। अब कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, इस ग्रुप के क्या क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि ग्रुप है, अच्छे काम बहुत सारे, अच्छी बात चीज बहुत सारी होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई चीज आइडियल तो है नहीं इस वर्ल्ड में, कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, या कोई ग्रुप हो, कोई कंट्री हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज आइडियल नहीं है उसमें कुछ जो आपका नेचर है, जो आपका वर्ल्ड है, कुछ ना कुछ कमी उनमें होगी होगी। तो इसके कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं इस ग्रुप में, कि इस ग्रुप के क्या क्या चैलेंजेस है। पहला चैलेंज इसका, ट्रबल द रिलेशंस विद फ्रांस। जो आपका ऑकस है, वो जो ऑकस है, इन कंट्रीज के रिलेशन जो है फ्रांस के साथ, उनको ट्रबल कर रहा है, उनको परेशानी में डाल रहा है, इनको कॉन्फ्लिक्ट में ला रहा है, इन कंट्रीज को, फ्रांस को। ऐसा क्यों? जो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, इसने पहले इस ग्रुप के बनने से पहले एक डील फ्रांस के साथ साइन करी हुई थी न्यूक्लियर सबमरीन के लिए। लेकिन जब ये ग्रुप बना, तो इस ग्रुप के बनने पे ऑस्ट्रेलिया ने वो फ्रांस वाली डील कैंसिल कर दी और इनके साथ साइन कर ली, इन दोनों के साथ, यूके और यूएस के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप का भी पार्ट ऑस्ट्रेलिया बन रहा था, मजबूत ग्रुप का पार्ट। यहाँ पे यूके और यूएस इतनी मजबूत मजबूत कंट्री है, और सबमरीन भी मिल रही थी, और बाकी सब फायदे भी उठा सकता है इस ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन तो इसलिए इसने फ्रांस वाली डील को कैंसिल कर दिया। और फ्रांस को इस चीज से बहुत नुकसान हुआ है, पैसे का, जॉब्स का। ठीक है, इस चीज की, इन चीजों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फ्रांस को। तो इसलिए फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से नाराज है। यूएस यूके से क्यों नाराज है? फ्रांस को लगता है यूएस और यूके ने इससे बोला होगा, तुम इसे छोड़ दो, हमारे साथ काम करो, हम थोड़ी सस्ती बना देंगे, इस ग्रुप का तुम्हें पार्ट बना देंगे, इससे तुम्हें बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। तो इसलिए शायद फ्रांस जो है उसकी डील को कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये जो ग्रुप है, ये फ्रांस के साथ जो इनके रिलेशन है, उनको ट्रबल में डाल रहा है, उनको कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है। दूसरा चैलेंज, ऑकस कुड ओवरशैडो क्वाड। ओवरशैडो क्वाड, ओवरशैडो क्या होता है? ओवरशैडो होता है मतलब किसी को ढक देना अपनी परछाई से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, कोई बड़ी चीज है, जैसे मान लीजिए मैं एक हूं, और यहाँ पे कोई छोटा बच्चा खड़ा है मेरे पीछे, तो मेरी जो परछाई है वो उससे ढक जाएगा। ठीक है, तो इसको ओवरशैडो होना कहते हैं। ठीक है, किसी को ढक देना अपनी परछाई से, उसको ओवरशैडो कहते हैं। तो जो ऑकस है वो क्वाड को अपनी परछाई से ढक सकता है। कैसे ढक सकता है? यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी, क्वाड जो ऑकस है वो क्वाड के एजेंडा को बढ़ाएगा और अच्छे से काम मजबूत कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसको ओवरशैडो भी कर सकता है। ओवरशैडो कैसे कर सकता है? मान लीजिए ये जो कंट्री है आपकी तीनों, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये जो तीनों कंट्रीज हैं, ये व्हाइट पीपल्स की कंट्रीज हैं। ठीक है, व्हाइट पीपल, गोरे आदमी जो होते हैं, इनको गोरे बोलते हैं। तो हो सकता है ये यहाँ पे अपना वो गोरे वाला काम करना शुरू कर दे, बोलने लगे हम खाली उन्हीं कंट्री से बात करेंगे जो गोरे, जिसमें गोरे लोग मिलते हैं। तो जैसे न्यूजीलैंड और आपकी कनाडा और कंट्री बची, जो जो जितनी भी 5 के अलायंस के मेंबर है, वो गोरे आदमी, वो गोरे लोग, वो व्हाइट पीपल्स। ठीक है, तो ऑकस जो है, अगर ये एंग्लो वाला, उनको एंग्लो बोलते हैं, जो व्हाइट पीपल्स होते हैं उनको एंग्लो बोलते हैं। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले तक कि जो अब वो नहीं है, अब तो हट गया है रूल। पहले जो आपकी राज्यसभा में जो 12 सीट होती थी, जो अलग अलग कम्युनिटीज को मिलती थी, अलग अलग सेक्टर में मिलती थी, जैसे कला के सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, जो प्रेसिडेंट आपको देते थे, नॉमिनेट करते थे लोग उसके लिए, तो वहां पे 2 सीट जो थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए भी थी। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनके माता पिता कोई अंग्रेज था। ठीक है, उनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं। ठीक है ना, तो एंग्लो इंडियंस के लिए भी कुछ सीट, 2 सीट, कुछ नहीं, 2 सीट वहां पर रहती थी, नॉमिनेटेड होते थे वहां पे एंग्लो इंडियंस। ठीक है, आपकी राज्यसभा में। तो जो एंग्लो वाला वो है, एंग्लो जो वाला जो एजेंडा है, कहीं ये जो कंट्रीज है, ऑकस वाली कंट्रीज, एंग्लो वाला अगर एजेंडा करने लगे और ये बोले जो क्वाड में तो एंग्लो जो 2 कंट्री, हम 2 ही एंग्लो कंट्री हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, और बाकी जो 2 कंट्रीज हैं आपकी जापान और इंडिया, वो एंग्लो कंट्री नहीं है, तो वो एंग्लो कंट्री नहीं है, तो इसलिए जो उसको है, उस ग्रुप को छोड़ दो, उससे कोई काम नहीं करते हैं। हम एंग्लो जो पीपल है वो आपस में मिलकर काम करते हैं, हम गोरे गोरे लोग जो है आपस में मिलकर काम कर लेते हैं। तो अगर ये वाला चीज अपनाई अगर ऑकस वाली कंट्रीज ने, तो क्वाड का जो एजेंडा है वो ओवरशैडो हो जाएगा, क्योंकि जो ये 2 कंट्रीज है उसमें से निकल जाएंगी। ये 2 कंट्री निकल गई, 4 पूरे मेंबर है, 2 निकल गए, तो आधा ग्रुप वैसे ही निकल गया। ठीक है, वो इस पे फोकस करने लगेंगे ऑकस पे, ये कंट्रीज, और वो लोग जो है आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जब आधा ग्रुप ही खत्म हो गया तो अच्छे से काम कैसे होगा? ठीक है, तो ये जो ऑकस ग्रुप है वो ओवरशैडो कर सकता है क्वाड को इन सब तरीके से। नेक्स्ट चैलेंज, कुड इंक्रीज प्रॉब्लम इन इंडियाज लैंड बॉर्डर विद चाइना। कैसे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था पॉइंट में, ये ऑकस विल लिमिट चाइना इन साउथ चाइना सी, जो सेकंड पॉइंट है आपका इंडिया ऑकस वाले में, जो ऑकस कंट्रीज हैं ये चाइना को लिमिट कर देंगी साउथ चाइना सी वाले रीजन में। ठीक है, और चाइना यहाँ पे लिमिट हो गया, मान लीजिए साउथ चाइना सी वाले रीजन में,
उसके बाद चाइना के लोग चाइना के पीछे पड़ जाएंगे, चाइना गवर्नमेंट है उसके पीछे पड़ जाएंगे कि आप उन कंट्री से हार रहे हो, उनसे डर रहे हो, उनसे पीछे हट रहे हो, वो आपको दबा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है उन सबको के मुंह को बंद करने के लिए चाइना जो है अपने लोगों के मुंह को बंद करने के लिए, उनको कुछ उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के जो लैंड बॉर्डर्स है उन पे फिर अटैक करना शुरू कर दे। वहां कुछ कर नहीं पा रहा हो साउथ चाइना सी वाले रीजन में, मैरिटाइम वाले रीजन में, इसलिए इधर लैंड वाले एरिया में इंडिया के साथ कुछ करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया वहां पे फोकस जरूर बढ़ा देगा अपना, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो नुकसान तो दोनों जगह का ही होता है ना। भले इंडिया जीत जाए लेकिन नुकसान तो फिर भी उठाना ही पड़ेगा ना इंडिया को। तो जो ऑकस है उसकी वजह से इंडिया के लैंड बॉर्डर्स में फर्दर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि ऑकस जो है वो चाइना को अगर साउथ चाइना सी वाले रीजन में लिमिट कर दे। तो यहाँ पे जैसे इस वाले पॉइंट में था कि जो ऑकस कंट्रीज के माइंडसेट पे डिपेंड करता है, और ये क्वाड को ओवरशैडो करना चाहती हैं, उसके साथ और ज्यादा फ्लरिश और ज्यादा उसको मजबूत करके दोनों आपस में मिलकर काम करें अच्छे से। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें चाइना के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहीं पे ये ऑकस कंट्रीज से लड़के इनको पीछे हटाने की कोशिश करे, या फिर अपने लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए वहां से हटके लैंड एरिया वाले जो बॉर्डर्स है इंडिया के साथ उन पर अटैक शुरू कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैलेंज है वो है अगेंस्ट द साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी। साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी, पहले हम जानते हैं साउथ पैसिफिक एरिया कौन सा है। मैंने आपको बताया ये आपका पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है आपका पूरा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये साउथ पैसिफिक हो गया, ये आपका ईस्ट पैसिफिक हो गया, ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, और इधर आपका वेस्ट पैसिफिक हो गया। तो ये साउथ पैसिफिक वाला जो एरिया है उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला एरिया है इसको साउथ पैसिफिक वाला एरिया कहते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो जो साउथ पैसिफिक वाला एरिया है यहाँ पे जो कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, इन लोगों ने न्यूक्लियर फ्री ट्रीट जोन वाली पॉलिसी साइन कर रखी है। न्यूक्लियर फ्री जोन क्या होता है, मैंने आपको जब एशियन पढ़ाया था वहां पे भी बताया था आपको न्यूक्लियर फ्री जोन क्या होता है। उन कंट्रीज ने, जो एशियन कंट्रीज है, उन्होंने भी न्यूक्लियर फ्री जोन साइन कर रखा है। न्यूक्लियर फ्री जोन का मतलब है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका ना टेस्ट करेंगे, ना उनको बनाएंगे, ना उनका टेस्ट करेंगे, ना कहीं से उनको लेके आएंगे, ना जिस कंट्री के पास ऐसा है उस कंट्री को यहाँ आने देंगे। मतलब ये जो साउथ पैसिफिक वाला एरिया है ना, यहाँ पे न्यूक्लियर का नामो निशान नहीं रहेगा, ना उसका प्रचार करेंगे, ना उन कंट्रीज को आने देंगे, ना हम खुद बनाएंगे, ना उनका टेस्ट करेंगे, ना ऐसे कोई वेपन लेके आएंगे बाहर से, ना खुद बनाएंगे। ठीक है, उसको न्यूक्लियर फ्री जोन कहते हैं। ये सब कंट्री साइन कर लेती है कि हमको अपना एरिया जो है उसको न्यूक्लियर जो भी चीजें हैं उनसे बिल्कुल फ्री रखना है। ठीक है, तो ऐसी इन्होंने पॉलिसी साइन कर रखी है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन लाना चाहता है, न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया लाना तो अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए चाहता है चाइना के ऊपर, साउथ इंडो पैसिफिक वाले एरिया में अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए लाना चाहता है। लेकिन लेके तो इसी रीजन में आएगा, क्योंकि है इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया, तो लेके तो इसी रीजन में आएगा। तो ये भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इन कंट्रीज के बीच में, जो आपकी साउथ पैसिफिक वाली कंट्रीज हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वो मना करें कि हमने न्यूक्लियर फ्री वाली पॉलिसी साइन कर रखी है, तो तुम न्यूक्लियर कोई भी चीज कैसे ला सकते हो, न्यूक्लियर सबमरीन कैसे ला सकते हो हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये एक इसके अगेंस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 4 इसके चैलेंजेस हैं ऑकस के। पहला चैलेंज क्या है, फ्रांस के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। दूसरा क्या है, ऑकस जो है वो क्वाड को ओवरशैडो कर सकता है, क्वाड को दबा सकता है। अगर अपने एंग्लो वाले एजेंडा को, एंग्लो फर्स्ट वाले एजेंडा को, वो कि एंग्लो जो पीपल हैं, अंग्रेज जो हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको सबसे आगे रखना है, इस पॉलिसी पे काम करने लगे, एंग्लो फर्स्ट पॉलिसी पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो इस ऑकस वाले ग्रुप की वजह से इंडिया की जो लैंड बॉर्डर वाली प्रॉब्लम है बढ़ सकती है, क्योंकि ऑकस जो है, ऑकस कंट्री जो है वो चाइना को साउथ चाइना वाले सी वाले रीजन में लिमिट कर दे, तो चाइना अपने लोगों का दिमाग माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के जो लैंड बॉर्डर है वहां पे अटैक कर दे। ठीक है, और चौथा जो न्यूक्लियर फ्री जोन है साउथ पैसिफिक में, वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो न्यूक्लियर सबमरीन ला रहा है, और उस जोन को इन्होंने न्यूक्लियर फ्री जोन को बनाने के लिए पॉलिसी साइन कर रखी है जितनी भी यहाँ कंट्रीज हैं साउथ पैसिफिक में। तो वो उस जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके अपोजिशन कर सकती है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है। तो ये चारों इसके चैलेंजेस है। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ थोड़ा कुछ छोटा लिखा हुआ है, जगह कम थी, तो आपको दिखे ना तो मैं बोलूंगा, उस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब ये आगे क्या कर सकते हैं अपने ग्रुप को और अच्छा करके, और अच्छा करने के लिए, इन चैलेंजेस को कम करने के लिए। जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए, अपने ग्रुप को और अच्छे से काम करे, अपना ग्रुप और अच्छे से काम करे, अच्छे से आगे फ्लरिश करे, जो रीजन है इंडो पैसिफिक वाला इसमें अच्छे से काम कर सके, चाइना को काउंटर कर सके, रीजन को स्टेबल कर सके, इसको स्ट्रेंथन कर सके, इसमें पीस स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका वे फॉरवर्ड का
इम्प्रूव रिलेशंस विद फ्रांस। मैंने आपको यहाँ बताया था इनके जो रिलेशन है ऑकस ग्रुप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील कैंसिल कर दिया न्यूक्लियर सबमरीन की, इसलिए खराब हो गए हैं। तो इन कंट्रीज को क्या करना है, और फ्रांस के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि फ्रांस भी जो है इन्हीं की तरह सोचने वाला कंट्री है, इन्हीं का मित्र मुल्क है, इन्हीं का फ्रेंडली कंट्री है ना। और वो भी चाइना को कोई खास पसंद करता नहीं है, और वो भी जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वहां पे फोकस करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये इन कंट्रीज से लड़ाई हो गई है, तो हो सकता है वो थोड़ा अपना जो स्टैंड है उसको चेंज कर दे। तो इसीलिए इन कंट्रीज को फ्रांस के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने चाहिए, ताकि जो फ्रांस का स्टैंड है वो उसको चेंज ना करे, और जो उसका फ्रांस है उसको भी अपने साथ ला सके, और जो अपने ग्रुप है उसको और मजबूत कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट, इंक्रीज कॉपरेशन विद अदर लाइक माइंडेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एशियन और क्वाड। जो और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी रीजन पे जो स्पेसिफिक किसी रीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है, उसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे इंडो पैसिफिक के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो ऐसी जो और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एरिया में है, जैसे एशियन, क्वाड, क्वाड के बारे में मैंने बताया, ये भी इंडो पैसिफिक पे फोकस करती है। जो ये आपका एशियन है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया वाला जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, वहां पे जितनी कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप में आती हैं, एशियन ग्रुप में। तो ये भी चाइना को पसंद नहीं करती है, ये सब कंट्री जो एशियन कंट्री, क्योंकि चाइना इन सबको परेशान करता है। जैसे आपका लेओस हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और आपका इंडोनेशिया हो गया, ये सब म्यांमार हो गया, ये सब कंट्री आती है एशियन में, ठीक है। क्वाड में मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना और जापान, इंडिया और जापान आते हैं, तो ये सब भी इसको पसंद नहीं कर सकते। तो ऐसी कंट्री लाइक माइंडेड का मतलब, यहाँ लाइक माइंडेड ये लिखा हुआ है, लाइक माइंडेड का मतलब होता है जो हमारे खुद के जैसे सोच रखती हैं। जैसे ये ग्रुप सोच रखता है, ऐसी सोच रखती है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस रीजन के ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इस ग्रुप को उनके साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि ये ग्रुप और मजबूत हो सके और अपने एजेंडा को और अच्छे से बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एड अदर लाइक माइंडेड रीजनल पावर इन द ग्रुप। ये रीजनल पावर मतलब जो इस रीजन की पावर है, पावर से यहाँ मतलब है जो कंट्रीज है, जो इस रीजन की कंट्री है, जो मजबूत कंट्री इस रीजन की है। और लाइक माइंडेड का मैंने आपको पहले बताया, जो इन्हीं के जैसा सोचती हैं। तो ऐसी मजबूत कंट्री जो इन्हीं के जैसा सोचती हैं, ऑकस कंट्रीज की तरह, ऐसी कंट्रीज को इनको ऐड करना चाहिए इस ग्रुप में, ठीक है। देखिए फ्रांस इस ग्रुप में नहीं आता, लेकिन फ्रांस को ऐड कर सकते हैं। फ्रांस अगर इंडो पैसिफिक की बात करें ना, पूरे इंडो पैसिफिक की, तो फ्रांस यहाँ पे भी आता है। आप कहेंगे कैसे आता है? क्योंकि फ्रांस तो ऊपर यूरोप में आता है, यहाँ यूके के पास। यहाँ पे एक आइलैंड है आपका इंडियन ओशन में, यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है, अफ्रीका से नीचे, अफ्रीका के साइड में, और उसके साइड में एक और आइलैंड है, रियूनियन आइलैंड, ठीक है। वो फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी है। ओवरसी टेरिटरी मतलब जो समुद्र पार करके टेरिटरी होती है। ओवर मतलब समुद्र, सी, ओवरसी मतलब समुद्र को पार करके जो कोई टेरिटरी किसी कंट्री की होती है, उस टेरिटरी को ओवरसी टेरिटरी कहते हैं। तो यहाँ एक रियूनियन आइलैंड है, जो बहुत साल पहले जिसपे फ्रांस ने कब्जा किया था, और वो अभी भी फ्रांस के अंदर आता है। तो इसी वजह से इंडो पैसिफिक का पार्ट भी हो जाता है फ्रांस, ठीक है, इंडियन ओशन में, क्योंकि इसकी टेरिटरी आती है। तो फ्रांस भी इसी रीजन का पार्ट हो गया। तो फ्रांस को अगर ये अपने रिलेशन अच्छे करके फ्रांस को इसमें जोड़ सके, फ्रांस भी एक लाइक माइंडेड कंट्री है, इन्हीं की तरह सोचने वाला कंट्री है, और फ्रांस को अगर ये अपना इस कंट्री का, इस ग्रुप का मेंबर बना सके, या कुछ एशियन कंट्री को इस ग्रुप का मेंबर बना सके, कुछ क्वाड कंट्री इस ग्रुप का मेंबर बना सके, ठीक है, तो ये ग्रुप और ज्यादा मजबूत होगा। चाइना और ज्यादा डरेगा, और ज्यादा डिफरेंस ये चाइना को दिखा पाएंगे इस ग्रुप की, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वे फॉरवर्ड फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम स्पेशली रिलेटेड टू द रीजन, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द रीजन। जो ये रीजन है आपका इंडो पैसिफिक रीजन, उसकी जो प्रॉब्लम है, इस ग्रुप को ज्यादा उसी पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली उसी पे फोकस करना चाहिए। अपने पर्सनल एजेंडा पे काम नहीं करना चाहिए। जैसे यूएस से अगर काम करने लगे कि मेरी पर्सनल लड़ाई है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना वो मुझे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे मिलिटरली या इकोनॉमिकली, सेकंड इकोनॉमिक पावर है चाइना यूएसए के बाद, तो उसके बाद चाइना उसी को काउंटर करेगा यूएसए को फर्स्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे अपने पर्सनल एजेंडा यूएस ना लेके आ जाए, या यूके ना लेके आ जाए अपने पर्सनल एजेंडा, कि मैं तो ब्रिटेन एम्पायर था, इतना बड़ा था, और मैं दोबारा ऐसा कुछ करूं, ठीक है, दोबारा ब्रिटेन एम्पायर बनाऊं, सबको कॉलोनी बना लूं, अपना सब पे राज करूं दोबारा से। ऐसे ये फालतू के पर्सनल एजेंडा ना लाके, और जो इस रीजन की रियली प्रॉब्लम है, इस रीजन की जो स्पेशली जिस रीजन की प्रॉब्लम है, उन्हीं पे काम करके अगर ये ग्रुप काम करता है, ये कंट्री उन्हीं पे फोकस करके काम करती है, तो ये बहुत अच्छा होगा इस रीजन के लिए, और ये ग्रुप जो है बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है वे फॉरवर्ड आपकी,
इंप्रूव रिलेशन विद फ्रांस, फ्रांस के साथ रिलेशन अच्छे करो। इंक्रीज कॉपरेशन विद अदर लाइक माइंडेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एशिया स्क्वाड, जो इस रीजन में और वो है ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हीं के जैसा सोचती है, उनसे कॉपरेशन बढ़ा के उनसे अच्छे रिलेशन करके। एड अदर मेंबर अदर लाइक माइंडेड रीजनल पावर्स, जो और कंट्रीज हैं इस ग्रुप में जो इन्हीं की तरह सोचती हैं, इस रीजन में जो और कंट्री है इन्हीं की तरह सोचती हैं, उनको भी इस ग्रुप में और ज्यादा ऐड कर सकें। और जो इस रीजन के स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उन पे फोकस कर सके। ठीक है, अब मैं आपको मैप बना के और ये जो कंट्री है ये सब समझा देता हूँ, ये कंट्री कहाँ कहाँ आती है और ये इंडो पैसिफिक वाला एरिया कौन सा है, साउथ चाइना सी वाला एरिया कौन सा है, वो मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रफ मैप मैं आपको बनाऊंगा अभी यहाँ पे, वर्ल्ड मैप। तो आप क्या करिएगा, या तो गूगल से या यूट्यूब से या कहीं से भी आपके पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो या कोई पॉलिटिकल मैप हो वर्ल्ड का, उसको देखकर वहां से देख सकते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना के। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप बनाते हैं हम लोग। एकदम बाहर तो नहीं निकल रहा है। यहाँ यहाँ ये बाकी सब आ रहा है ना, उससे वैसे भी कोई काम नहीं है। वो ग्रीन आ जाएगा आपका, ग्रीन लैंड है वो आपका। ठीक है, उससे वैसे भी कोई काम नहीं है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, ग्रीनलैंड मिसिंग है यहाँ पे, वो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा वो ग्रीनलैंड। ठीक है, जो आपका कनाडा है, जो अपना एटलांटिक सी है उसमें आता है, अटलांटिक सी है उसमें आता है वो, सॉरी अटलांटिक नहीं, आर्टिक सी जो है आपका, आर्टिक ओशियन जो है आपका, आर्टिक ओशियन में ऊपर आता है वो। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। तो हमको किस किस से काम है, हमको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और आपका इंडो पैसिफिक। तो पहले मैं आपको इंडो पैसिफिक बताता हूँ कहाँ पे। ये आपका इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये मान लीजिए। तो ये आपका इंडियन ओशियन हो गया, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। ये पूरा बड़ा वाला पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन होता है वर्ल्ड का। ठीक है, पैसिफिक ओशियन को हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर। इंडियन ओशियन को हिंदी में कहते हैं, सॉरी पैसिफिक ओशियन को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। इंडियन ओशियन को हिंदी में कहते हैं आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो इन्हीं दो के बारे में हम बात करते हैं, इन्हीं दो की जरूरत है हमें फिलहाल। तो ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये पूरा मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया है, इस रीजन को पूरे को बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है,
इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इस पूरे रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। तो ये जो ग्रुप है आपका ऑकस, वो इसी रीजन पे फोकस्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन कंट्रीज को मेंशन करके बता देता हूं मैं कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है आपका, जस्ट मिनट मार्कर ले लूंगा। ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। यूके, ये जो है ये आइलैंड यूके आइलैंड, यूके के आइलैंड है। यूके मैंने आपको बताया 4 कंट्रीज में डिवाइडेड है। यूके आपका 4 कंट्रीज में किस किस में डिवाइडेड है? आपका स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, वेल्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये ऊपर वाला जो एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये आपका है स्कॉटलैंड। यहाँ को इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जो ये ईस्ट वाला एरिया है, उधर वाला जो एरिया है, उधर वाला, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये वाला जो एरिया इधर वाला ईस्ट वाला, ये आपका इंग्लैंड है। जो वेस्ट वाला एरिया है वो वेल्स है। और इसमें ये ऊपर का जो एरिया है, ये ऊपर वाला खाली, ये एरिया आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है। नीचे वाला आयरलैंड है, वो यूके में नहीं आता है, ठीक है, वो यूके का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये आपका स्कॉटलैंड है, ये आपका वेल्स है, ये इंग्लैंड है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है। तो ये जो आपका यूके है, ये 4 कंट्रीज में ऐसे आता है, ये 4 कंट्रीज को मिलाकर यूके बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, अब यूएसए देखते हैं। यूएसए, यहाँ पे ये आपका यूएसए, यूएसए, ये आपका यूएसए है, ठीक है। अगर हम 5 आई कंट्रीज की बात करें, मैं 5 आई कंट्रीज भी आपको, 5 आई अलायंस जो है आपका, इसमें जो 5 कंट्री आती है उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। 5 आई अलायंस, तो 5 आई अलायंस में कौन कौन सी आती है? 5 आई अलायंस में कौन कौन सी कंट्री आती है आपकी? मैंने आपको बताया था, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, तो ऑलरेडी मैं ये 3 तो आपको बता ही चुका हूं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, यूके ये रहा, ठीक है। 2 कौन कौन सी बची? कनाडा, जो यूएसए के ऊपर आता है, जो यूएसए के नॉर्थ साइड में है, ये कनाडा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूजीलैंड, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके साउथ में मैंने आपको बताया था, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है। ये 2 आइलैंड्स में बटा हुआ है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है इसके ऊपर। यहाँ पे जो आपका, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे यूरोप में ही आता है, लेकिन ये जो बीच में ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर बॉडी है, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे फ्रांस है, ये नीचे, ये ऊपर आपका यूके है, इनके बीच में जो चैनल आता है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल यहाँ पे, और उसके ऊपर है आपका यूके, और यहाँ पे जो है आपका कॉन्टिनेंट है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नीचे वाला साउथ अमेरिका, ये वाला आपका, ये वाला जो है यहाँ पे इंडिया भी आता है, ये अफ्रीका, और ये वाला जो है, सॉरी, ये एशिया जहाँ पे इंडिया आता है, तो ये वाला जो है ये अफ्रीका। तो नॉर्थ अमेरिका आइलैंड में आपका यूएसए भी आता है, कनाडा भी आता है। तो ये हो गई आपकी 5 आई कंट्रीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये मैप से समझ में आ गया होगा कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पे हैं, और आपको ऑकस के बारे में बाकी सब भी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, ये जो आपका रफ मैप मैंने बनाया है, ये आप जाके ऑक्सफोर्ड, आपके पास वो हो, एटलस हो, या कोई मैप हो, या कोई आप गूगल मैप्स में जाके, या खाली गूगल पे जाके सर्च मारेंगे तो वर्ल्ड मैप निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे एकदम स्पेसिफिक पोजीशन इन सब कंट्रीज की देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया कौन सी कंट्री कहाँ पे है, और इस ग्रुप के बारे में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको सब कुछ समझ में आया हो, अच्छे समझ में आ रहा हो, तो हमारी पुरानी वीडियोस है उनको भी देख लीजिए, जो आपको मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर जाके मिल जाएंगे। हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, उनको भी जो अच्छे से समझ में आए, कुछ उनको प्रॉब्लम लगे तो उनको बताइए हमारे बारे में, और हमको कमेंट करके पूछ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।